हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर की, एंड द चैप्टर इज डिजीज एंड फर्स्ट एड। तो इससे पहले कि हम डिजीजेस पर डायरेक्टली जंप करें, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज अ हेल्दी पर्सन, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अ हेल्दी पर्सन। हेल्थ क्या है? मतलब एक ऐसी कंडीशन हमारी बॉडी की जब हमें ऐसा लगता है कि वी आर फुल ऑफ एनर्जी, हमें कोई भी काम दे दो हम उसको बहुत अच्छे से करते हैं, हम खुश रहते हैं, हम काफ़ी एक्टिव रहते हैं, हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ काफ़ी एक्टिव होती हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेल्थ। तो हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है जिसे डिफाइन किया जाता है एज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मतलब फिजिकली, mentally, socially well-being, right? So it is a state of complete physically एक इंसान हेल्दी होना चाहिए, mental peace, mentally वो हेल्दी होना चाहिए, and social well-being। so ये सारी तीनों conditions, physical, mental and social well-being, if a person is healthy in all the three ways, is normal in all the three ways, then a person is said to be a healthy person. So how are you going to define health? So health is defined as a state of physical, mental and social well-being. It is not merely the absence of disease or infirmity। मतलब सिर्फ अगर आपको कोई डिजीज नहीं है सिर्फ तो ही ऐसा नहीं बोला जा सकता कि आप हेल्दी हो। हेल्दी होने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिजिकली, मेंटली और सोशली भी हेल्दी हो। करेक्ट? सो हेल्थ जो है ना, हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ एक वो कंडीशन है जब हम अपनी लाइफ में एट ईज होते हैं, वी आर एट ईज of our life, मतलब we are in a relaxed state, so that is called as a health। करेक्ट? अब अगर हम और बात करें तो फीचर्स की बात करें, हेल्दी इंसान के फीचर्स की बात करें तो क्या होगा? उसकी जो स्किन होगी दैट विल बी क्लियर, द आईज विल बी ब्राइट एंड क्लियर, बॉडी it will neither be too fat nor too thin, then it will breathe fresh, there will be a good appetite, sound sleep, there will be a regular activity of bladder and bowels, then the coordinated body movements। तो हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है, वो ओवरऑल जो हमारी बॉडी है ना वो काफ़ी ब्राइट होगी, हमारी आईज काफ़ी क्लियर होंगी, हमारी बॉडी जो है ना ही बहुत थिन होगी ना ही बहुत फैट हो जाएगी, और हम अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगे, हम अच्छे से खाना खा पाएंगे। हमारी बॉडी में जो प्रोसेसेस हैं, जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है, जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, सर्कुलेशन का प्रोसेस है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, सब कुछ बहुत नॉर्मली चलेगा। और हमारा जो बॉडी है, बॉडी की जो मूवमेंट्स है इंटरनली, हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड रहती हैं। ठीक है? तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट होते हैं जिनसे हमारी बॉडी में पूरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कोऑर्डिनेट होती हैं। तो हमारी जब बॉडी की सारी मूवमेंट्स कोऑर्डिनेटेड होती हैं तो वो भी आता है अंडर हेल्थ, अंडर अ हेल्दी पर्सन फीचर्स। ठीक है? तो बात समझ आई? तो अगर आप में ये सारी चीजें हैं मतलब आप एकदम हेल्दी हो। करेक्ट? ओके, सो नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज अ डिजीज। तो अगर इस वर्ड को अगर हम तोड़े, सो वर्ड इज डिस प्लस ईज, मतलब somebody is not at ease। जैसे हेल्थ में we were at ease, the life was at ease, but here we are not at ease। कोई ना कोई चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं, चाहे फिजिकली, चाहे मेंटली, चाहे सोशली। सो when a person is like not at ease or when a person is not comfortable
when a person is not comfortable, so all these conditions come under disease. ठीक है, so disease is basically any functional physical change in the body in from the normal state. मतलब जो आप नॉर्मली हो, हैप्पी, हेल्दी, एक्टिव, और आपकी पूरी बॉडी में एक वो चमक सी है, जब आपकी बॉडी इससे किसी भी एक फीचर से थोड़ा सा हट जाती है, आप किसी चीज़ से परेशान होने भी लग जाते हो, आप इमोशनली खुद को स्टेबल नहीं कर पाते हो, सो दैट मीन्स यू आर नॉट एट ईज एंड यू आर नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ हेल्थ, यू आर सिक पर्सन. ठीक है, सो it is important to keep yourself calm and cool in every condition. ठीक है, सो किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट या डिसेबिलिटी जो है उसे हम डिजीज बुलाते हैं. अब ये जो डिजीज है ना, डिजीज के कुछ फैक्टर्स हैं जो डिजीज कॉज करते हैं. सबसे पहला है कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना, दैट इज अनहाइजीनिक. ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां या तो जर्म्स हैं बहुत सारे, या फिर कुछ ऐसा है कि जो आसपास लोग हैं ना, वो दे आर नॉट दैट कुछ ऐसे लोग नहीं हैं जो हमारी लाइफ में डिस्कम्फर्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, देन नॉट टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट, मतलब जब हम खाना खा रहे हैं तो खाने में हर एक न्यूट्रिएंट को अगर हम नहीं ऐड करेंगे तो हमारी बॉडी में किसी ना किसी चीज़ की कमी रह जाएगी, एंड फाइनली जो एक बैलेंस्ड डाइट है हमारी बॉडी को नहीं मिलेगी, उससे भी हम डिजीज वाली कंडीशन में आ सकते हैं. देन कंज्यूमिंग टबैको, अल्कोहल एंड ड्रग्स, तो ये तीनों ही चीज़ें हमारी बॉडी में क्या करती है, डिस्कम्फर्ट लाती हैं, डिसेबिलिटीज़ लाती हैं, डिजीज़ लेकर आती हैं. तो बहुत सारे लोगों को अगर आप पूछोगे तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यू फील बेटर व्हेन यू टेक दिस, बट नो, दैट इज़ अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. अल्टीमेटली दे विल ब्रिंग यू डाउन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, in terms your success. So one should abstain from these, right? The next one is infection by microbes या फिर पैथोजेंस. तो हमारी बॉडी में अगर कोई भी पैथोजन एंटर कर जाता है तो वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कर देता है, तो उससे भी हमारी बॉडी एक डिजीज्ड बॉडी हो जाती है, जैसे कि कोविड. ठीक है, तो जब 2020 में आप रहे होंगे क्लास 3 या 4 में, तो उस टाइम आपने देखा था स्कूल्स बंद हो गए थे, एग्जाम्स नहीं हुए थे, क्योंकि कोविड आ गया था. तो कोविड जब आया था तब जितने भी लोग थे उन्हें एक दूसरे से दूर रहने के लिए कहा गया था, क्योंकि ये जो डिजीज़ है ये जर्म्स से फैलती है, ये कांटेक्ट से फैलती है. तो जो माइक्रोब्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर. देन बॉडी पार्ट और ऑर्गन्स आर नॉट फंक्शनली नॉर्मल. तो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, अगर किसी में भी कोई भी फंक्शनल प्रॉब्लम होती है, सो दिस विल lead to a disease, and this is one of the factor which causes a disease. ठीक है, मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है, मतलब खाना डाइजेस्ट हो गया लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हुआ, एब्जॉर्ब हो गया लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है, सो दैट कंडीशन इज ऑल्सो अ डिजीज्ड कंडीशन. द नेक्स्ट वन इज द एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू सब्सटेंसेस. कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे एलर्जी हो सके, जैसे कि कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, कि जैसे ही डस्ट आती है ना वो एकदम छींकने लग जाते हैं, आंखों से पानी निकलने लग जाता है, और वो बिल्कुल भी एक नॉर्मल स्टेट में नहीं रहते हैं. ठीक है, देन pollens also cause allergy. Sometime some food-borne allergies are also there. जैसे कि याद रखना, मुझे मतलब आपकी मैम को क्या है, मुझे है मशरूम से एलर्जी. सो जैसे ही मैं मशरूम खाती हूँ ना, वैसे ही मुझे एकदम से प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं. ठीक है, तो दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स दैट कॉज अ डिजीज. तो डिजीज इन सब से होता है. ठीक है, तो डिजीज में क्या होता है, बेसिकली जो हमारी नॉर्मल हेल्थ होती है ना, अब वो हमसे दूर जाने लग जाती है, और हम एक ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं जहां पर हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिसेबिलिटीज आती हैं. ठीक है, so now there are a lot of factors which cause disease.
लेकिन ये जो फैक्टर्स है ना, ये जितने भी सारे फैक्टर्स हैं डिजीज वाले, इनमें हमने दो तरह के डिजीजेस में हमने इन डिजीजेस को क्लासिफाई किया है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। मेंटल डिजीज़ क्या होता है कि फिजिकल कोई डिसेबिलिटी है, मेंटल है, सोशल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमने डिजीजेस को कैटेगराइज किया है, वो कैटेगराइज किया है बेस्ड ऑन द फंक्शन, बेसिकली बॉडी की फंक्शनिंग में कोई भी डिसेबिलिटी आ जाना, उसके बेसिस पर, ठीक है। तो हमने इनको क्लासिफाई किया है दो में। First one is communicable diseases or infectious diseases, and the second one is non-communicable or non-infectious. So basically ऐसी diseases जो कि pathogens या फिर germs से होती हैं, ठीक है, और non-communicable diseases जो कि जिनमें pathogens are not involved. Clear? Okay, so let us talk about both of them in detail. First है non-communicable diseases, जिन्हें हम non-infectious diseases भी बुलाएंगे। मतलब ऐसी diseases जो कम्युनिकेट नहीं होती हैं। मतलब अगर मुझे कोई डिजीज है तो जो मेरे साथ में रह रहे हैं ना, उनको ये डिजीज नहीं कम्युनिकेट होगी, ठीक है। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्लियर हुआ। सो these diseases cannot spread from one person to another, then they are caused due to improper functioning of body organs due to deficiency of certain minerals and vitamins in the body. तो ये जो डिजीज है ना, ये होती है ड्यू टू improper functioning of body organs। अब बॉडी ऑर्गन्स में डेफिशिएंसी की वजह से, मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से या विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से ये होती हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि बैलेंस्ड डाइट जब हम नहीं लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी में डिजीजेस हो सकती हैं। बैलेंस्ड डाइट मतलब एक ऐसी डाइट जिसमें हर एक न्यूट्रिएंट इंक्लूडेड हो, हर एक मिनरल इंक्लूडेड हो, हर एक विटामिन इंक्लूडेड हो, ताकि हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सके। अगर किसी भी तरह से हमारी बॉडी को ये बेसिक चीजें नहीं मिलती हैं, तो हमारी बॉडी जो है ना, वो ढंग से फंक्शन नहीं करती है। हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है ना, वो काफी इम्प्रॉपर हो जाती है, या थोड़ी सी आवर बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली बेसिकली, ठीक है। तो उस केस में वी आर गेटिंग दैट डिजीज ड्यू टू अ नॉन कम्युनिकेबल फैक्टर्स। मतलब देयर आर नो पैथोजेंस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन दिस डिजीज, करेक्ट। सो इसमें बहुत सारे डिजीजेज हैं, जैसे एक डिजीज है रिकेट्स। रिकेट्स एक ऐसी डिजीज है जिसमें बोन्स जो है ना, उनकी जो शेप है ना, वो उनमें डिस्फॉर्मिटी हो जाती है। एंड दिस डिजीज इज कॉज ड्यू टू व्हाट? दिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो देखो, ये विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से है, ये पैथोजेंस की वजह से नहीं है। दूसरा इज डायबिटीज, ठीक है। अब डायबिटीज में क्या होता है ना, हमारी बॉडी का एक इंटरनल फंक्शन है जो हमारी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करता है। मतलब जब हम बहुत सारी शुगर खा लेते हैं ना, तो ब्लड में उस शुगर लेवल को नॉर्मल करता है। तो हो सकता है हमारी बॉडी में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं हमारी बॉडी को गई है, कोई एक ऐसा मिनरल नहीं गया है जिसकी वजह से अब हमारी बॉडी में उस इम्पॉर्टेंट चीज़ की या हार्मोन की सिक्रीशन नहीं हो रही है। और जब इस हार्मोन की सिक्रीशन नहीं हो रही है, तो हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर है वो बढ़ जाएगा, और जब ब्लड शुगर बढ़ जाएगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा? डिस्कम्फर्ट होगा, करेक्ट। देन नेक्स्ट वन इज द हार्ट डिजीजेस, ठीक है। तो हार्ट डिजीजेस के काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो हार्ट डिजीज इज ऑल्सो अ डिजीज विच इज़ नॉन कम्युनिकेबल। अगर आपके आसपास कोई है जिसको हार्ट डिजीज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको भी हो जाएगी, करेक्ट, बिकॉज इट डज नॉट स्प्रेड through the pathogens, right? So I hope the diseases are clear. कोई भी डाउट हो, please ask it on ask question section. Okay, so next is communicable diseases, मतलब ऐसी diseases जो कि communicate होती हैं या फिर जो infectious होती हैं। क्या आप मुझे बता पाओगे? बहुत सारी हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम होता है तो आपको मम्मी बोलती है ना स्कूल मत जाओ। ऐसा भी होता है कि आप अपने ही घर में आपको बोला जाता है कि अलग बैठना है थोड़े टाइम, क्योंकि बाकी लोगों को भी ये
सर्दी जुकाम हो सकता है। सो दिस इज बिकॉज दिस डिजीज इट स्प्रेड्स थ्रू पैथोजेंस। तो इसमें डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स या फिर पैथोजेंस होते हैं जो इस डिजीज को स्प्रेड करते हैं, करेक्ट। सो दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू वेरियस एजेंसीज, जैसे कि हवा से, फिर इंसेक्ट से और फूड से। तो अलग अलग चीज़ों से ये डिजीजेस जो हैं ये कम्युनिकेट होती हैं, जैसे कि कॉलरा, ठीक है। सो कॉलरा होती है, इट स्प्रेड्स थ्रू अनहाइजीनिक वाटर या फिर डर्टी वाटर। देन वायरल फीवर, ये भी हवा से जाता है, हवा से पैथोजेंस जाते हैं, राइट। देन चिकन पॉक्स, अगेन अ पैथोजन कॉज्ड डिजीज। एंड मलेरिया, मलेरिया तब होता है जब हमें मच्छर आके काटता है। तो बेसिकली जब वो मच्छर काटता है ना, उसके पास कुछ पैथोजेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं और फिर हमें मलेरिया होता है। सो अगेन दिस इज अ pathogen disease or it is caused due to the disease causing microbes, correct. So I hope you know the examples, you know the difference between a communicable and a non-communicable disease. Now coming on to the spread of communicable diseases, तो ये जो communicable diseases है ये spread कैसे होती हैं। जैसे कि हमने एक बेसिक पढ़ा है कि ये spread होती हैं through infections। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्फेक्शन से ये कैसे स्प्रेड होती हैं। तो पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। मतलब डायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड जिससे ये डिजीजेस एक डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाती है, जैसे कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाना। तो जब भी मान लो एक इंसान है जिसको चिकन पॉक्स हुआ है, अगर एक हेल्दी पर्सन उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा तो क्या होगा, तो उस इंसान को वो डिजीज जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे कि मीजल्स है, चिकन पॉक्स है और फंगल डिजीजेस हैं। तो ये डिजीजेस किसी भी इंसान को तब तक नहीं होती हैं जब तक एक हेल्दी पर्सन डिजीज्ड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। लेकिन कुछ ऐसी भी डिजीजेस हैं जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैल जाती हैं, जैसे कि टचिंग एंड शेयरिंग ऑफ आइटम्स। तो कुछ चीज़ों को शेयर करना, जैसे कि हैंकी को शेयर करना या फिर टॉवल्स को शेयर करना। तो इससे काफ़ी सारी डिजीजेस होती हैं जो इन्हीं शेयरिंग ऑफ थिंग्स से फैल जाती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर, राइट। तो आपने देखा होगा कि हमें बोला जाता है कि जब भी हम पानी पिए हमें एकदम साफ स्वच्छ पानी पिए, और दूसरा जब हम खाना खाएं तो जो चीज़ें, जैसे अगर हम एक सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी में क्या करना है, उसको प्रॉपरली पानी में धो के उसको अच्छे से पकाना है ताकि उसमें डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए। तो अगर हम किसी भी तरह से कंटैमिनेटेड फूड या कंटैमिनेटेड वाटर ड्रिंक करते हैं तो उससे क्या होगा, तो उससे हमारी बॉडी के अंदर वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स चले जाएंगे, हमारी बॉडी में जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई होने के बाद वो हमारी बॉडी में डिजीजेस कॉज करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इनडायरेक्ट मेथड। मतलब हम डायरेक्टली उस ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो जो ऑर्गेनिज्म है वो खाने या पानी के थ्रू हमारी बॉडी में आ जा रहा है। द नेक्स्ट वन इज द वेक्टर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली द ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जर्म्स को कैरी करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन के सोर्स पर जाके बैठते हैं, वहां से अपनी बॉडी में जर्म्स लाते हैं, और अब जब ये एक हेल्दी पर्सन पे आके बैठते हैं तो उनको भी ये जर्म्स ट्रांसफर कर देते हैं, और वो एक हेल्दी पर्सन जो है अब वो डिजीज्ड पर्सन बन जाता है। जैसे कि आपने हाउस फ्लाइज तो देखी होंगी, ठीक है। तो हाउस फ्लाई एक ऐसी चीज है ना जो हर जगह जाके बैठती है, गार्बेज पे, एक्सक्रीटा पे, आपके घरों में टेबल पे, खाने पे, कुशन पे, बेड पे, हर जगह आके बैठती हैं। तो सोचो अगर वो एक हाउस फ्लाई, मान लो वो कहीं एक्सक्रीटा पे बैठ के आई है और अब वो आपके खाने पे बैठ जाए तो क्या होगा, वहाँ से जो जर्म्स हैं वो आपके खाने में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। खाने में ट्रांसफ़र होने के बाद वो जर्म्स, जब आप वो खाना खाओगे तो वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे, और जब ये जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर होंगे तो ये डिजीजेस तो बिल्कुल कॉज करेंगे ही। वैसे ही दूसरे
बहुत ही कॉमन वेक्टर्स हैं मस्कीटोज। तो ये जो मस्कीटोज होते हैं ना, जब भी ये मान लो एक मस्कीटो है, उसने किसी एक ऐसे इंसान को बाइट किया जिसको मलेरिया हुआ था, तो जब इसने बाइट किया तो इसने क्या किया, अपने अंदर वो मलेरिया कॉजिंग जर्म्स जो हैं वो उसके अंदर आ गए बाइट करने पर। अब जब ये मस्कीटो एक हेल्दी पर्सन को जाके बाइट करेगा तो इसके बाइट से ये जर्म्स जो हैं वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो क्या वो हेल्दी पर्सन डिजीज्ड पर्सन नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें खुद को इन वेक्टर्स से भी बचा के रखना है, ऐसे वेक्टर्स जो डिजीजेस स्प्रेड करते हैं, डिजीजेस एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं। सोचो वो एक गार्बेज का ढेर जो है ना वो आपसे शायद कितना दूर होगा, शायद एक ऐसी जगह पे जहां पर वो गार्बेज जो है वो डीकम्पोज होता होगा या उसकी प्रोसेसिंग होती होगी, वहां से वो मक्खी अगर आप तक पहुंच सकती है तो आपसे कितना दूर है वो चीज, आप डायरेक्टली उस चीज के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हो, लेकिन ये वेक्टर्स आप तक वो डिजीजेस पहुंचा रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेफ फ्रॉम दीज वेक्टर्स। नाउ द नेक्स्ट इज द ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस। तो ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, एक काफी कॉमन डिजीज थी दैट इज टीबी, जिसे हम टीबी बुलाते थे, टीबी या फिर हम इसे ट्यूबरक्लोसिस भी बुलाते हैं, CULOSIS, ठीक है। तो ये जो डिजीज है, ये डिजीज फैलती है जब भी कोई एक ऐसा इंसान जिसको टीबी हुआ है, जब वो स्नीज करता है तो ये ड्रॉपलेट्स जो है ना वो एयर में आ जाते हैं। एयर में आने के बाद ये ड्रॉपलेट्स कुछ टाइम तक हवा में रहते हैं और अगर कोई हेल्दी इंसान इन ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आ जाता है तो क्या होगा, तो उस इंसान को क्या हो सकता है, उस इंसान को डिजीजेस, उस हेल्दी इंसान को भी टीबी हो सकता है। वैसे ही कॉमन कोल्ड है, मीजल्स है, डिप्थीरिया है, सो दीज आर द सर्टेन कम्युनिकेबल डिजीजेस विच स्प्रेड। तो यहाँ पर ड्रॉपलेट के इन्फेक्शन से वायरल और बैक्टीरियल दोनों तरह के डिजीजेस हो जाती हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करती हैं, और इन ड्रॉपलेट्स के या इन जर्म्स के एंटर होने से एक हेल्दी पर्सन भी एक डिजीज्ड पर्सन बन जाता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, जहां पर वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय वायरसेस। तो वायरस से होने वाली डिजीज, तो आपने सुना होगा कि डॉक्टर जो है सबसे पहले ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि आपको बैक्टीरियल डिजीज है या आपको वायरल डिजीज है। तो इसका रीजन ये है कि डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि कौन सा एजेंट ने या कौन से पैथोजन ने आके आपको इन्फेक्ट किया है। तो अगर बैक्टीरियल डिजीज होता है तो डॉक्टर्स जो है वो एंटीबायोटिक्स देते हैं। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स दीज आर द मेडिसिन विच एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, और वो उस बैक्टीरिया को खत्म करके आपको एकदम हेल्दी डिजीज फ्री बना देते हैं। वहीं पर अगर हम वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो वायरल इन्फेक्शन में वायरस हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, और इस केस में अगर आप मोस्टली वायरल इन्फेक्शंस देखो ना तो उनके लिए बहुत ही कम मेडिसिन बनी हुई है, क्योंकि वायरस जो है वो अपना शेप जो है वो चेंज करता रहता है विद टाइम। क्योंकि इसकी शेप चेंज होती रहती है तो इसलिए कोई एक स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है जो इन वायरल डिजीजेस के अगेंस्ट एक्ट कर सके, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ आज हम वायरल डिजीजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक काफी कॉमन डिजीज है जिसे हम फ्लू भी बुलाते हैं, ठीक है। क्या बुलाते हैं? फ्लू, करेक्ट। तो ये सिम्टम्स क्या हैं? इसमें आपको कोल्ड होगा, आपको फीवर होगा और आपको चिल्स आएंगे, आपको एकदम ऐसे अंदर से ना ऐसे ठंड लगेगी, शिवरिंग होगी। तो ये डिजीज फैलती कैसे है? सो ये डिजीज फैलती है थ्रू ड्रॉपलेट्स। तो जब भी कोई भी इंसान जिसको फ्लू हुआ है, जब वो खांसता है, छींकता है, या फिर उस जो कपड़ा वो यूज करता है, हैंकी, टॉवल्स जो वो यूज करता है, उन सब में जर्म्स चले जाते हैं और स्प्रेड भी ऐसे इन्हीं ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये स्प्रेड होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसीलिए अगर आपको कोल्ड है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फीवर है, चिल्स आ रहे हैं, आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, सो यू शुड नॉट गो टू स्कूल, यू शुड नॉट गो आउट टू प्ले, यू शुड जस्ट स्टे एट होम।
सो दैट ये इन्फेक्शन जो है ये बाकी बच्चों में ना स्प्रेड हो। द नेक्स्ट वन इज मीजल्स। सो मीजल्स इज अगेन अ वायरल इन्फेक्शन। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बहुत ही कंटेजियस इन्फेक्शन है ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो ये जो मीजल्स है ना ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करती हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं? नेजल डिस्चार्ज, आईज में रेडनेस होना, कफिंग, फीवर एंड इरप्शन ऑफ रेड पैप्यूल्स। ठीक है, तो स्किन के ऊपर ना रेडनेस सी आ जाना, ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े रेड कलर के स्पॉट्स आ जाना। सो इट स्प्रेड बाय अगेन कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट से ही ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे में स्प्रेड होता है। द नेक्स्ट वन इज एड्स। एड्स की अगर हम बात करें तो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी syndrome, right? So this is the full form of AIDS, और AIDS भी एक वायरस से होता है and that virus is HIV, that is human immunodeficiency virus। तो आप दोनों में देख रहे हो एक वर्ड है सॉरी एक वर्ड है जो कॉमन आया है, दैट इज इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो इसका मतलब है कि ये जो वायरस है ये डायरेक्टली अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम पे। तो इम्यून सिस्टम आपको पता है क्या होता है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो हमारी बॉडी को डिजीजेस से बचाता है। बाहर से कोई भी पैथोजन कुछ भी आ जाए, हमारी जो बॉडी है ना वो एकदम डट के खड़ी रहती है और उस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करती है। लेकिन ये एक ऐसा वायरस है जो आकर हमारे इम्यून सिस्टम को ही वीक कर देता है, हमारा जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का उसको वीक कर देता है। सो इट इज इन्फेक्टेड, द इन्फेक्टेड पर्सन इज प्रोन टू मेनी अदर इन्फेक्शियस डिजीजेस। बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस को ये करता इन्फेक्शन है ना ये होता है और ये स्प्रेड होता है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड थ्रू इन्फेक्टेड सिरिंजेस। तो जो अगर मान लो किसी एक एड्स वाले इंसान को कोई सिरिंज यूज़ की हो किसी भी ब्लड टेस्टिंग के लिए या सैंपल के लिए या फिर उसको कोई मेडिसिन देने के लिए, तो उस केस में अगर वो सेम सिरिंज किसी हेल्दी पर्सन पे यूज़ की जाएगी तो ये वायरस जो है वो उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो दिस इज़ अ डिजीज़ जिसके अगेंस्ट अभी तक कोई भी मेडिसिन नहीं बनी है। ठीक है, मार्केट में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो ये बोले कि ये मेडिसिन एड्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है। सो येस, देयर आर प्रोसेसेस, देयर आर मेनी अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दैट आर बीइंग डन, बट स्टिल यहाँ पर अभी तक हमें ये काफ़ी टाइम से ये बीमारी चलती आ रही है लेकिन अभी तक हमें सक्सेस नहीं मिली है। बट वी होप कि इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी विल गेट सम सक्सेस न्यूज़, राइट? ओके, तो ये एक ऐसी बीमारी है जो एक बच्चे को भी आ सकती है थ्रू अ मदर। से अ मदर हु इज कैरिंग अ बेबी इज इन्फेक्टेड विद दिस HIV वायरस, सो दिस कैन इवन ट्रांसफर from this mother to the child who is developing inside her womb. So this is very, very important to understand so that one person can prevent himself or herself from such activities जहाँ पर उनको ये वायरस का आने का खतरा है उनकी बॉडी में। तो जब भी अगर आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हो या फिर आप ब्लड टेस्ट के लिए जाते हो तो ऑलवेज मेक श्योर कि जब आपका ब्लड सैंपल लिया जा रहा है तो जो सिरिंज यूज़ की जा रही है वो एक फ्रेश सिरिंज हो। करेक्ट? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू मलेरिया। तो मलेरिया क्या है? मलेरिया प्रोटोजोन से होता है और कौन सा प्रोटोजोन है? इट इज अ प्लाज्मोडियम। ठीक है, सो नाउ वी हैव जंप्ड ऑन टू द डिजीज विच आर कॉज्ड बाय वेक्टर्स। तो वेक्टर्स क्या हैं? वेक्टर्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो इन डिजीज कॉजिंग जर्म्स को कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है मलेरिया। मलेरिया में है मलेरिया होता है एक प्रोटोजोन से एंड दैट प्रोटोजोन इज
प्लाज्मोडियम। तो ये एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो। तो फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो जब हमें बाइट करती है तो ये पर्टिकुलर जो पैरासाइट है या प्रोटोजोन है वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है और अब हमारी बॉडी में हो जाता है मलेरिया। तो आपको कैसे पता चलेगा मलेरिया हो गया है? तो पता तो चल जाएगा क्योंकि चिल्स आएंगी, एकदम ऐसे ठंड ठंड, बीच बीच में ऐसे ठंड ठंड लगेगी एकदम से, और इंटरमिटेंट हाई फीवर होगा, बहुत ज़्यादा फीवर होगा। ठीक है, मतलब फीवर आ रहा है, उतर रहा है, आ रहा है, फिर से आ रहा है, फिर से कम हो जा रहा है, ऐसे इंटरमिटेंट हाई फीवर देखने को मिलेगा। देन व्हाट इज द प्रिवेंशन? सो प्रिवेंशन इज जस्ट टू कीप योर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन सो दैट ये जो मस्कीटोज हैं ये हमारे आसपास ब्रीड ना कर पाए। तो जब ये मस्कीटोज हमारे आसपास ब्रीड नहीं कर पाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएंगे, है ना? होंगे कि नहीं होंगे? मस्कीटो आके बाइट नहीं करेगा तो मलेरिया कैसे होगा? और साथ में देयर आर सम एंटी मलेरियल ड्रग्स ऑल्सो। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट इज डेंगी। तो डेंगी जो है अगेन ये भी एक मस्कीटो बॉर्न डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय डेंगी वायरस। तो आपने देखा होगा कि जब वो बरसात वाला टाइम आता है ना, बेसिकली मॉनसून वाला टाइम आता है, तो जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो ये जो डिजीजेस है, जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस स्पेशली थ्रू दीज मस्कीटोज, ये काफ़ी ज़्यादा हाई राइज पे आ जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा फैलने लगती है। क्यों? क्योंकि बारिश होती है, आसपास पानी रुकता है और उन पानी में क्या होते हैं, मच्छर पैदा होते हैं, और उस पानी के में जो मच्छर पैदा हो रहे हैं ना, दे आर द वेक्टर्स फॉर दीज डिजीजेस। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जब मानसून आता है ना, तो उस टाइम पर अपने घर के आसपास क्या नहीं होने देना है, पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, और अपने घर को कुछ ऐसे प्रोटेक्ट कर लेना है, जाली लगा दो या किसी भी तरह से जब आप सो तो आप मस्कीटो नेट में सो, आप जो मस्कीटो रिपेलेंट्स होते हैं उनका यूज़ करो या फिर क्रीम्स का यूज़ करो जिससे आपको मस्कीटो बाइट ना कर पाए। तो वैसे ही डेंगी भी एक मस्कीटो बॉर्न डिजीज है जो डेंगी वायरस से होता है, और इसका जो स्प्रेड है दैट हैपन्स थ्रू दिस मस्कीटो दैट इज एडीज एजिप्टिस। ठीक है, मलेरिया के केस में कौन था? इट वॉज फीमेल अनोफ्लीज मस्कीटो। यहाँ पर क्या है? एडीज एजिप्टी। करेक्ट। तो इसके सिम्टम्स क्या है? इसमें भी ये बिगिन होता है 3 to 14 डेज आफ्टर द इन्फेक्शन, राइट। अब इसमें बहुत ज़्यादा फीवर आना, हेडेक होना, मसल्स में, जॉइंट्स में पेन होना और स्किन पे रैशेस होना, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। तो एक्सट्रीम केसेस में यहाँ पर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, और ऐसी ब्लीडिंग जिससे हैमरेज हो जाता है और इवन डेथ भी हो जाती है। सो दिस इज़ अ डिजीज विच हैज़, अगर किसी इंसान को डेंगी हुआ है, सो दैट पर्सन नीड्स वेरी एन एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम अ डॉक्टर। उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है और उसका पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि उसको इन कंडीशंस से बचाया जा सके। द नेक्स्ट वन इज द प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या है? बस वही प्रिवेंशन है, क्या कि मच्छरों को दूर रखना है या उनसे दूर रहना है। तो उसके लिए मस्कीटो रेपेलेंट्स का यूज़ करो, अपने आसपास पानी को खड़ा नहीं होने दो, और मस्कीटो नेट्स का यूज़ करो। सो दीज आर द सर्टेन प्रिवेंशंस। देन इज चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया भी एक मस्कीटो से ही होता है विच इज़ एडीज मस्कीटो, बट दिस इज एडीज सब डिफरेंट स्पीशीज, नॉट एडीज एजिप्टी जिससे डेंगी होता है। ठीक है, तो इसकी जो स्पीशीज है एडीज की दैट इज डिफरेंट। सो इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस, और इसमें भी जब एक वायरस आपकी बॉडी के अंदर अटैक करता है, सो आफ्टर 2 to 12 डेज आफ्टर एक्सपोजर इसके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। सिम्टम्स में क्या होता है? वही फीवर होगा, जॉइंट पेन होगा, मसल पेन होगा और बहुत सारी हेडेक होगी। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इवन विद इन अ वीक वो बेटर होने लग जाते हैं, लेकिन ये जो जॉइंट पेन्स हैं, जो बॉडी में जो पेन्स फील होती है ना, ये 1 महीने से भी ज़्यादा कई बार रहती। तो ट्रीटमेंट के चाहे 1 वीक बाद उनको बेटर लगने लगे, उनको फीवर ना हो, उनको रैशेस ना आए, उनको वॉमिटिंग बंद हो जाए, लेकिन बॉडी पेन जो है, जॉइंट पेन जो है, वो उनको महीनों तक कई बार रहती है, कई बार 1 महीने तक उनको बॉडी में पेन रहती है। सो दीज आर द सर्टेन सिम्टम्स लाइक रैशेस, बैक पेन, जॉइंट पेन, वॉमिट, नॉजिया, हेडेक, चिल्स एंड फीवर।
ठीक है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट इज द प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन वही है कि मस्कीटो का कंट्रोल करना है और ऐसी जगह पे तो बिल्कुल नहीं जाना है जहां पर ये डिजीज कॉमनली स्प्रेड हुई हो, ठीक है। तो खुद न्यूज में चेक करते रहना है कि कहां पर ये डिजीज है, तो वहां तो बिल्कुल नहीं जाना है। Clear? So I hope these diseases caused by vectors are clear to you. Now we will be coming on to the preventions. तो prevention की बात करें, so always remember, you must have heard about this quote that prevention is better than cure. Of course there are cure, there is a treatment to many diseases, but still उस treatment के बाद या फिर थ्रू दैट डिजीज, जब आप उस डिजीज से जा रहे होते हो ना, सो दैट जर्नी इज वेरी टफ, ठीक है। फीवर्स आना, खाना नहीं खाया जाना, वॉमिट होना, बॉडी में पेन होना, रैशेस, सो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स। सो इसके लिए सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी ये है कि हम खुद को इस डिजीज से ही प्रिवेंट करके रखें ताकि वो डिजीज हम तक पहुंच ही ना पाए। तो क्वेश्चन ये है कि कैसे करेंगे। तो कैसे करना इज वेरी इजी, लेकिन हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर डिजीजेस। सो सबसे पहले है पब्लिक हाइजीन। तो जितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए ना हमारी पर्सनल हाइजीन होती है, तो ये बोला जाता है ना कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, नहाओ, ब्रश करो, हाथ अच्छे से धो, फेस वॉश अच्छे से करो, कहीं बाहर से आते हो तो हाथ मुंह अच्छे से धो, पाँव को धो, नहाओ। तो दिस ऑल कम्स अंडर द पर्सनल हाइजीन। लेकिन जब हम इस डिजीज स्प्रेड की बात करते हैं ना, तब पर्सनल हाइजीन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ आती है, दैट इज़ द पब्लिक हाइजीन। मतलब जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर आसपास रहने वाले लोग और वहाँ की जो सराउंडिंग्स है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जैसे कि सीवेज और केमिकल वेस्ट जो है उसको हम पानी में रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पानी है, ये जो वाटर बॉडीज हैं, इन्हीं से पानी किसी ना किसी सोर्स के थ्रू हम तक आ सकता है। कैसे ना कैसे ये जो पानी है ये हम तक पहुंच सकता है। तो इसलिए वाटर बॉडीज में कभी भी वेस्ट को डिस्पोज ऑफ नहीं करना है। तो इसके लिए आप अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो रहते हैं। तो हम सबको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई भी वेस्ट को पानी में डिस्पोज ना करे, वाटर बॉडीज में डिस्पोज ना करे। द नेक्स्ट वन इज प्रॉपर सीवर लाइंस कनेक्टेड टू द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक प्रॉपर सेटअप होता है मोस्टली सिटीज में, तो वहाँ पर ना प्रॉपर क्लीनिंग होती है वाटर की। तो जितना भी सीवेज है ना वो पाइपलाइंस के थ्रू आता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है, जिसमें अगर पानी में कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जैसे पत्ते हैं, बॉटल्स हैं, टिन कैंस हैं, वो सारे बाहर निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट आता है जिसमें पानी को फर्दर क्लीन किया जाता है। फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट आता है, एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंशन क्योंकि ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। यहाँ पर माइक्रोब्स का यूज करके इस पानी में जितना भी वेस्ट है उसको खत्म कर दिया जाता है। एंड देन द फाइनल सीवेज ट्रीटमेंट जो कि एक केमिकल ट्रीटमेंट है, और यहाँ पर पानी में अब जितने भी केमिकल्स हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, उनको निकालकर अब फिल्टर्ड वाटर जो है वो रिवर्स में डाला जाता है। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डिस्पोजिंग द सीवेज और द केमिकल वेस्ट। तो उसको प्रॉपर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भेजा जाए और वहाँ से उसको क्लीन करने के बाद ही वाटर बॉडीज में डाला जाए। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल हाइजीन, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक हाइजीन। तो जितना भी डिस्पोजल है ह्यूमन एक्सक्रीटा का या डोमेस्टिक वेस्ट का, वो बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, राइट। तो अगर कोई चीज़ है जो समझ नहीं आ रही है, छोटे से छोटा भी डाउट है, सो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं जहां पर वी विल बी टॉकिंग अबाउट हेल्दी एनवायरनमेंट। तो देखो, मान लो आपके एग्जाम्स हैं और आपके आसपास ना कोई टेंशन चल रही है, घर में कोई टेंशन चल रही है, या फिर आसपास में पड़ोसी हैं रोज लड़ते रहते हैं। सो दैट माइट डिस्टर्ब यू। आप पढ़ने बैठो और किसी की आवाज़ें आ रही हैं, शोर आ रहा है, सो विल यू बी एबल टू स्टडी? नो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है ना वो एकदम हेल्दी हो। तो उसके लिए वैसा ही कुछ हमें करना पड़ता है डिजीजेस के कंट्रोल में। सो वी हैव टू मेक श्योर
कि अगर हमें डिजीजेस को प्रिवेंट करना है तो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हेल्दी हो, हमारे जो गार्बेज बिन्स हो वो ऐसे अनकवर्ड ना हो और जो गार्बेज है वो बाहर ही फैला ना हो। सो दीज हैज टू बी प्रॉपर्ली कवर्ड। ठीक है, भर जाए तो म्यूनिसिपल वाले आके इसको डिस्पोज ऑफ कर दे एंड वापस यहाँ पर रख दे। देन वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट। तो जो ड्रेन्स होती हैं, ड्रेन्स शुड नॉट कवर्ड एंड देयर शुड बी कंटैमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो जितना भी ड्रिंकिंग वाटर है उसकी कंटैमिनेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो वाटर बॉर्न होती हैं, जैसे कॉलेरा। तो जब भी आप अनफिट वाटर या फिर आप डर्टी वाटर अगर आप कंज्यूम कर लेते हो तो उससे आपकी बॉडी में डिजीजेस हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाना ज़रूरी है। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम जितना भी गार्बेज अपने घर से निकाल रहे हैं, एक तो उसको मिनिमाइज करो, दूसरा हम उसको एक प्रॉपर जगह पर जाके डिस्पोज ऑफ करें। जब भी हम पानी पिए तो हम ये देखें कि ये जो पानी है ये साफ है या नहीं है। अगर साफ नहीं है सो कंसर्न अथॉरिटीज को जाके बताया जाए ताकि वहां पर साफ पीने के पानी के अरेंजमेंट्स किए जाएं। ठीक है, ओके। सो नाउ नेक्स्ट कमिंग इज द वैक्सीनेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो अब वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट दिया था एडवर्ड जेनर ने। तो एडवर्ड जेनर ने ये देखा कि कुछ मिल्क मेड्स थी और वो मिल्क मेड्स काउस के कांटेक्ट में आती थी तो उनको हो चुका था काउ पॉक्स। ठीक है, सो ऑल ऑफ देम हैड दिस डिजीज कॉल्ड काउ पॉक्स। लेकिन इनमें से किसी को भी स्मॉल पॉक्स नाम की डिजीज नहीं हुई, जो काफी वाइडली स्प्रेड हुई थी उस टाइम पर, एडवर्ड जेनर के टाइम पर। तो उनको लगा क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी चीज अब उनकी बॉडी में बन गई है जिससे अब वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट उनकी बॉडी रेजिस्टेंट हो गई है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूं। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया एक 8 साल के बच्चे पे। तो ये जो लड़का था जिसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, काऊ के जो पॉस्ट्यूल्स थे, ठीक है, वो जो पस सेल्स थे बेसिकली, वो पस सेल्स लिए इस बॉय के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए। तो क्या हुआ कि ये जो बॉय था इसको काउपॉक्स वायरस से एक्सपोज हो गया, तो इसको काउपॉक्स नाम की डिजीज हो गई। तो धीरे धीरे वो ठीक हो गया एंड आफ्टर 2 months एडवर्ड जेनर इंजेक्टेड हिम विद द स्मॉल पॉक्स वायरस और उन्होंने देखा कि इस बच्चे को भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो उन्होंने ये समझा कि कोई तो ऐसी चीज है जो इन लोगों जिनको काउपॉक्स होता है उनके अंदर कोई तो ऐसी चीज है जो बन जाती है जो फर्दर स्मॉल पॉक्स के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो यहीं से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक टर्म विच इज कॉल्ड एज वैक्सीन, जो काफी कॉमन टर्म है आज के टाइम पर। तो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन बेसिकली एक इम्यूनिटी इंड्यूसिंग प्रिपरेशन है। एक ऐसी प्रिपरेशन है जो जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देती है। ठीक है, तो जब कोविड आया था तो हम सबने क्या सुना था कि वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवा लो। तो ये वही वैक्सीन है। सो इट इज बेसिकली दैट इम्यूनिटी इंड्यूसिंग प्रिपरेशन जो हमारी बॉडी को किसी डिजीज से बचाती है। तो यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस था इसे बुलाया गया वैक्सीनेशन और लेटर इस पूरे प्रोसेस को कंफर्म किया एक दूसरे साइंटिस्ट ने जिनका नाम था लुइस पास्चर। तो इन्होंने ये सारी वैक्सीनेशन के प्रोसेस को कंफर्म किया और बहुत सारी मेडिसिन को डेवलप किया, जैसे एंथ्रैक्स, देन चिकन पॉक्स और कॉलेरा। सो इन सारी डिजीजेस के अगेंस्ट बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई गई। तो वैक्सीनेशन है क्या, वैक्सीनेशन बेसिकली एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम आर्टिफिशियली किसी भी इंसान को कुछ जर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं। मिल्कमेड्स के केस में क्या हुआ था, क्योंकि वो काऊ के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती थी तो वो जो वायरस था वो ऑटोमेटिकली मतलब डायरेक्टली उनकी बॉडी में ट्रांसफर हो गया। लेकिन वैक्सीन में हम क्या कर रहे हैं, वैक्सीन में हम आर्टिफिशियली किसी भी बॉडी के अंदर जर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या जर्म सब्सटेंसेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे हमारी बॉडी में डेवलप हो रही है रेजिस्टेंस फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, तो आपने कभी किसी बच्चे का वैक्सीनेशन चार्ट देखा है तो आप उसमें देखोगे तो फर्स्ट डे जब बच्चा पैदा होता है ना तब से लेकर अराउंड
2 इयर्स तक तो काफ़ी रेगुलर वैक्सीनेशन दी जाती है और उसके सिवा फिर ईयरली बेसिस पर कुछ कुछ वैक्सीन्स दी जाती हैं. तो बेसिकली दोज वैक्सीन्स हैव दीज जर्म्स, basically these germs which can introduce this immunity in their body. ठीक है, तो यहाँ पर साइंटिफिकली हम इस प्रैक्टिस को बुलाते हैं प्रोफाइलैक्सिस, और जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, जो इंजेक्ट कर रहे हैं, उसको क्या बुलाते हैं? वैक्सीन. ठीक है, तो जब आपको अभी लगी नहीं होगी शायद, लेकिन जब आपने सुना होगा तो काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी सारे लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी. सो उस वैक्सीन में बेसिकली कुछ जर्म्स थे जो उनकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे. तो आप बोलोगे कि जब जर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे तो उनको बीमार नहीं होंगे? तो होंगे, लेकिन जो इफेक्ट है ना वो कम हो जाएगा. ठीक है, तो देखते हैं कि बेसिकली ये जो वैक्सीन्स है ना ये कैसे प्रिपेयर की जाती हैं. ये इनका सबसे पहले इनका एक्शन देखते हैं. तो जब भी किसी की भी बॉडी में वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वैक्सीन इंट्रोड्यूस करने पर उनकी बॉडी में क्या होता है, हमने बेसिकली वहाँ पर जर्म्स को इंट्रोड्यूस कर दिया. जर्म्स जब इंट्रोड्यूस होते हैं तो ये स्टिमुलेट करते हैं हमारी बॉडी में RBCs को, sorry not RBCs but WBCs. So WBCs, what is their function? Their function is to protect our body. ठीक है, तो ये WBCs को stimulate करेंगे and in turn these WBCs will produce antibodies, and ये antibodies जो हैं ये germs के against act करेंगी. ठीक है, so this is the complete action, mechanism of action. So basically there are many other things that we can include in it, but as of now we are not going to do it. ठीक है, तो हमें एक बेसिक एक्शन समझना था और वो ये है. तो इसी के चलते बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई गई हैं, जैसे टैब वैक्सीन बनाई गई है फॉर टाइफॉइड. ठीक है, सो टाइफॉइड के लिए टैब वैक्सीन बनाई गई है. देन पोलियो के अगेंस्ट वैक्सीन्स बनाई गई हैं. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो स्मॉल पॉक्स की जिसकी हम बात कर रहे थे ना, वो डिजीज अब हमारे इंडिया से कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है एज पर द लेटेस्ट डेटा दैट वी हैव रिसीव्ड. Okay, now coming on to the next, that is how these vaccines are prepared. So it is something important to understand, क्योंकि vaccines का एक तरह से ना काफ़ी बूम चल रहा है. तो वो होता है ना कि हमें पता है कि क्या हो रहा है हमारे आसपास और डिजीजेस फैल रही हैं, तो उसके अगेंस्ट वैक्सीन्स बन रही हैं. तो आप बहुत अच्छे से अब समझ पाओगे कि ये जो वैक्सीन्स होती है ना ये कैसे बनती हैं. तो देखो, वैक्सीन्स जो है ना वो कुछ 3-4 तरीकों से बनती हैं. सबसे पहला है जर्म्स को किल करके, मतलब जो भी जो जर्म किसी डिजीज को कॉज करता है उस जर्म को लो और उस जर्म को मार दो, खत्म कर दो, और अब इस जर्म को इंट्रोड्यूस कर दो इनटू द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल. तो अब क्या होगा, अब हमारी बॉडी इतना तो सेंस कर जाएगी कि कोई एक ऐसा एजेंट हमारी बॉडी में आ गया है जो हमारी बॉडी का नहीं है, बेसिकली फॉरेन एजेंट आ गया है. तो जब हमारी बॉडी ने ये चीज़ पता लगा ली, हमारे इम्यून सिस्टम को ये चीज़ पता चल गई कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन एजेंट आया, तो हमारी बॉडी जो है वो एकदम से उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है और उस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देती है. तो आप बोलोगे तो बार बार वैक्सीन देनी चाहिए? नहीं, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही इंटेलिजेंट है और इसकी जो मेमोरी है, सो द मेमोरी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम इज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो एक बार जब कोई भी फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी में एंटर कर गया, उसके बाद हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना अब उसको याद रख लेता है. तो उसके बाद सब्सिक्वेंटली जब भी सेम इन्फेक्शियस एजेंट या फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो तब हमारी बॉडी एकदम से, हमारी बॉडी को पता होता है अच्छा ये वो वाला है. जैसे अगर आपको क्वेश्चन आया, आपने पढ़ा है, तो आप क्या करोगे एग्जाम में, अच्छा ये वो वाला क्वेश्चन था, फटाफट आंसर लिख दोगे. तो वैसे ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एकदम रिकग्नाइज कर लेता है और बोलता है अच्छा ये वो वाला फॉरेन एजेंट है, चलो एंटीबॉडी अभी बनाता हूँ, मुझे तो पता है कैसे बनेगी. ठीक है, सो दिस इज हाउ आवर इम्यून सिस्टम वर्क्स. तो जब ये किल्ड
एंटीबॉडी सॉरी ये किल्ड जर्म्स हमारी बॉडी में डाल दिए जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, और रिस्पॉन्स के प्रोड्यूस होने से हमारी बॉडी अब एकदम स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और रेडी टू फाइट हो जाती है टू दैट इन्फेक्शियस एजेंट। तो इसमें कुछ वैक्सीन जो किल्ड जर्म से बनी है, जैसे कि टैब जो टाइफॉइड के लिए दी जाती है, देन साल्क वैक्सीन जो पोलियो के लिए दी जाती है, फिर रेबीज वैक्सीन जो डॉग बाइट के लिए यूज होती है। सो ऑल दीज वैक्सीन्स आर मेड फ्रॉम द किल्ड जर्म्स। तो आपको कभी किसी कुत्ते ने काटा है रिसेंटली या कभी किसी को देखा है, तो जो वैक्सीन आपकी बॉडी में डाली गई थी ना, सो दैट वैक्सीन वाज अ किल्ड जर्म प्रिपरेशन। तो जर्म्स को मार के वो जर्म्स आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यूजिंग लिविंग वीकेंड जर्म्स। तो अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिविंग है लेकिन वीक है, तो हमने कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स लिए हैं जो जर्म्स कॉज करते हैं, लेकिन वो लिविंग तो हैं, लेकिन उनकी जो पैथोजेनिसिटी है या फिर उनका जो इन्फेक्शन कॉज करने का जो कैपेसिटी है ना, हमने उसको कम कर दिया है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड मेथड्स जो आजकल यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जर्म्स को ट्रीट किया जाता है ताकि हम उसको वीक करें, और वो हमारी बॉडी में जब एंटर होना तो वो कोई डिजीज नहीं कॉज करेंगे, बट वो इंड्यूस करेंगे कुछ एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन, ठीक है। तो मतलब आपको अगर कोई जर्म इंट्रोड्यूस किया है तो आपकी बॉडी में वो डिजीज नहीं होगी, बट आपकी बॉडी में उस डिजीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी, जैसे हमने ऊपर देखा था, ठीक है। तो ऐसी जो लाइव वीकेंड जर्म्स हैं वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर मीजल्स एंड फॉर BCG वैक्सीन। सो BCG वैक्सीन इज फॉर ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो BCG वैक्सीन दी जाती है बच्चों को द वेरी फर्स्ट डे दे आर बॉर्न। जब बच्चा पैदा होता है ना, बस उसके बाद उसको विद इन 1 और 2 डेज BCG वैक्सीन दे दी जाती है। सो दीज आर द लिविंग वीकेंड जर्म्स। और इस केस में सिर्फ एक छोटी सी चीज देखने को मिलती है, कई बार फीवर आ जाता है, क्योंकि एक फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, तो हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्ड करती है बाय शोइंग सर्टेन इंक्रीज इन इंटरनल टेम्परेचर, ठीक है। तो फीवर आ जाता है जो इवेंचुअली आराम से उतर भी जाता है, करेक्ट। सो आई होप these two things are clear to you. Now the next one is using a fully virulent लिविंग जर्म। मतलब एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म लेना है जो फुली इन्फेक्शियस स्टेज पर है, जैसे कि काउ पॉक्स में किया गया था, ठीक है, जैसे कि एडवर्ड जेनर ने किया था कि जो पस सेल्स थे जिनमें वो वायरस था वो ले लिया गया। अब वो वायरस जो था ना वो ऐसी स्टेज पे था कि वो इमीडिएटली इन्फेक्शन कॉज करेगा और वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा बॉडी में। तो एक ये भी तरीका है। तो इसमें पर्सन को जैसे इनोक्यूलेट किया गया विद द काउ पॉक्स सिमिलर टू द स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो ये स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जैसे इसी तरीके से बनाई गई थी, लेकिन लेट मी टेल यू, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो डिजीज है ना स्मॉल पॉक्स, ये इरेडिकेट हो चुकी है, ठीक है। तो अब कोई भी इसके अगेंस्ट किसी को भी वैक्सीनेट नहीं किया जाता है। तो यहां पर नेक्स्ट coming up is using toxoid. So this is the fourth method of vaccine preparation. तो इसमें कुछ टॉक्सिन्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम बैक्टीरिया। तो क्या करते हैं कि बैक्टीरिया से कुछ टॉक्सिन्स लिए और इन टॉक्सिन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया इनटू द बॉडी। सो द पॉइजन इज फर्स्ट मेड हार्मलेस बाय फॉर्मेलिन। क्योंकि ये टॉक्सिन है तो ये काफी टॉक्सिक होगा, तो इसको पहले फॉर्मेलिन से ट्रीट किया जाता है और इसको हार्मलेस बनाया जाता है, और फिर इस हार्मलेस प्रिपरेशन को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब ये बॉडी के अंदर जाती है तो अब यहाँ पर डिजीज कॉज नहीं होती है, यहाँ पर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। तो ये यूज होता है, ये जो मेथड है दिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टेटनस एंड डिप्थीरिया टॉक्सॉइड्स। तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स अभी किए गए हैं फॉर एड्स, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एड्स के लिए ना काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं वैक्सीन बनाने पर, बट अभी तक वी हैव नॉट गॉट दैट सक्सेस, ठीक है। सो दीज आर द 4 ways हाउ वी कैन प्रिपेयर वैक्सीन। कौन कौन सी है? एक तो है कि डेड जर्म्स को इंट्रोड्यूस कर दो। दूसरा क्या है कि
कुछ लिविंग एजेंट्स को इंट्रोड्यूस कर दो, लेकिन उनकी इन्फेक्शन कॉज करने की कैपेसिटी को कम कर दो। तीसरा है कि डायरेक्टली जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनको उठाओ और बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दो, मतलब उनकी फुल डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी पर उनको इंट्रोड्यूस करना है। एंड फोर्थ इज टॉक्सॉइड का यूज करना, मतलब बैक्टीरिया से टॉक्सिन्स लेने हैं, उन टॉक्सिन्स को फॉर्मेलिन से ट्रीट करना है और उनको थोड़ा हार्मलेस बनाना है और अब उनको बॉडी में इंट्रोड्यूस करना है। तो हर एक तरीके से हो क्या रहा है, आपने कुछ जर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है, कुछ टॉक्सिन्स को इंट्रोड्यूस किया है। जब ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे तो हमारी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, हमारी बॉडी को पता चलेगा कि ये फॉरेन एजेंट्स हैं। जब ये फॉरेन एजेंट्स का हमारी बॉडी को पता चलेगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना शुरू करेंगी, हमारा इम्यून सिस्टम एकदम एक्टिव हो जाएगा और हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई है वैक्सीन्स कैसे बनती है और उनका जो एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कैसा होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स अ नेक्स्ट टर्म दैट इज इम्यूनाइजेशन। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिटवीन द टर्म्स वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो फर्क क्या है? तो वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का एक एजेंट, जर्म in any form is introduced into the body, so that process is called vaccination। और जब ये जो introduced substance है, जब ये हमारी बॉडी के अंदर जब हमारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू करता है, सो दैट प्रोसेस वेयर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड एंड आवर बॉडी गेट्स इम्यूनिटी फ्रॉम दैट पैथोजन, सो दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो मतलब बॉडी में वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करना इज वैक्सीनेशन। एंड फिर इस वैक्सीन का जब एक्शन शुरू होता है हमारी बॉडी में टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दीज पैथोजेंस, सो दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन। सो व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? इट इज द आर्टिफिशियल वे ऑफ अचीविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ weakened और diseased caused germs in one's body। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो रहा है, सो दैट इज इम्यूनाइजेशन। एंड लेट मी टेल यू, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन जो है ना, ये हमारे हेल्थ सिस्टम का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट अब बन चुका है। नाउ कमिंग ऑन टू द डिक्रीज्ड नंबर ऑफ पीपल आर ससेप्टेबल टू वेरियस डिजीजेस इन द वर्ल्ड। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, एक प्रॉपर चार्ट बनता है और उस चार्ट के अंदर जो जो वैक्सीन्स लिखी गई हैं वो टाइमली बेसिस पर दी जाती हैं और बच्चों को फ्रॉम बर्थ ही उनको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है फ्रॉम सर्टन डिजीजेस जिनका होने का खतरा उनको है थ्रू आउट देयर लाइफ। तो वैक्सीन दे दी जाती है, वैक्सीन एंटीबॉडीज बना देती है और अब ये एंटीबॉडीज उनको थ्रू आउट देयर लाइफ, ये इम्यून सिस्टम थ्रू आउट देयर लाइफ उनको प्रोटेक्ट करता है इन डिजीजेस से। ठीक है, सो इंडिया में काफ़ी सारी वैक्सीन्स दी जाती है। इंडिया में बच्चे जब पैदा होते हैं तो BCG, टेटनस, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, इन सब के अगेंस्ट, इवन पोलियो, तो पोलियो के तो आपने बहुत सारे अनाउंसमेंट्स भी सुने होंगे। तो पोलियो अभी भी एक ऐसी डिजीज़ है जिसका होने का खतरा है बच्चों को, तो अभी भी उसके लिए कैंपेन्स चलाए जाते हैं और रेगुलर बेसिस पर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दी जाती है, आइदर इन फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स एंड इवन इन फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस ऑल्सो। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट एड। ठीक है, तो फर्स्ट एड का मतलब होता है इमीडिएट केयर। जैसे ही किसी को चोट लगी, कुछ हुआ, तो उसको इमीडिएटली केयर की ज़रूरत है। तो वो जो इमीडिएट केयर है विच is given to a person or help which is given to a patient at the time of medical emergency before he or she is taken to the doctor. So you must know how this first aid is important और किस कंडीशन में कैसी फर्स्ट एड देनी चाहिए। जैसे एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, किसी को फ्रैक्चर हो गया, किसी को स्नेक बाइट हो गया, किसी को कोई बर्न हो गया, तो उस केस में इससे पहले कि आप डॉक्टर के पास पहुंचो, आप क्या कर सकते हो। So that is very important to understand. The first is the burns. बर्न्स के केस में, बर्न्स एक काफ़ी कॉमन सा इशू है। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई खाना बना रहा है किचन में और गलती से ना उसकी बॉडी किसी गर्म यूटेंसिल से टच हो गई, सो दैट इज़ अ बर्न। ठीक है, सो ये जो बर्न्स है ना, ये
काफ़ी सुपरफिशियल भी हो सकते हैं या काफ़ी डीप बर्न्स भी हो सकते हैं। तो इसके केस में क्या है, डिपेंड करता है कि किस डिग्री का बर्न है, सुपरफिशियल है या बहुत डीप डैमेज हुआ है। तो उस केस में हम बर्न का फर्स्ट एड डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले कि जहां पर, मान लो कि जहां पर भी जला है वहां पर कपड़ा चिपक गया है, ठीक है, वो स्टिक हो गया है या फिर वहां पर ब्लिस्टर्स आ गए हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर एवर रिमूव योर क्लोथ्स और दैट पर्सन्स क्लोथ्स फ्रॉम दैट एरिया, और ना ही उस ब्लिस्टर को कट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और वहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम वहां पर कोई ऑयली सब्सटेंस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे वैसलीन या बटर अप्लाई कर सकते हैं। अब किस तरह का बर्न है, इज इट अ सुपरफिशियल बर्न, तो इमीडिएटली ठंडा पानी आप फेंको और उसको ड्राई करके कुछ स्टेराइल ड्रेसिंग से कवर कर दो। सो दिस इज अ सुपरफिशियल बर्न, ठीक है। सेकेंड इज द डीप बर्न, कि कितन बहुत जो बर्न है ना वो काफी अंदर तक जा चुका है हमारी स्किन में। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पानी का तो बिल्कुल यूज नहीं करना है, उसको हमें कवर कर देना है ड्रेसिंग से, ठीक है। और कहाँ जाना है, सीधा डॉक्टर के पास। देन केमिकल बर्न्स, तो केमिकल बर्न के केस में भी हम क्या कर सकते हैं, उसको रनिंग वाटर से 10 मिनट तक उसको वॉश करेंगे और उसके बाद उसको ड्रेसिंग से कवर कर देंगे। और इन सभी केसेस में इफ द पेशेंट, मतलब इन दोनों केसेस में तो पेशेंट माइट नॉट बी कंफर्टेबल, तो अगर सुपरफिशियल बर्न के केस में भी अगर पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना ही है। सो रिमेंबर, तीनों केसेस में हमें डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर की एडवाइस लेनी है और डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है, ठीक है। सो फर्स्ट एड इज व्हाट वी कैन डू, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज ब्लीडिंग। तो अगर ऐसा होता है कि मान लो आपका हाथ यहां से कट गया, ठीक है, किसी तरह से कट गया, तो अब इस हाथ को ऐसे अगर आप ऐसे रखोगे, सो दिस विल इंक्रीज द ग्रेविटेशनल फ्लो और ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है वो बाहर निकलेगा। तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे कर देना है, वी हैव टू रेज दैट पार्ट अबव आवर बॉडी, हमारी बॉडी से ऊपर रेज करना है ताकि ग्रेविटेशनल फ्लो जो है वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। तो और ब्लड जो है वो कम हमारी बॉडी से बाहर निकले। अब इसको हमें वॉश भी करना है विद द क्लीन वाटर, और ये जो एरिया है इसको प्रेस करना है विद क्लीन कॉटन से, ठीक है। तो जो कॉटन होती है उससे, क्लीन कॉटन से हम इस एरिया को प्रेस कर सकते हैं एक बार ब्लड फ्लो रुक गया तो, राइट। और हमें पता है कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी कुछ सेल्स होते हैं, कौन से होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स जहां पर भी ब्लड लॉस होता है तो वहां पर आके ब्लड क्लॉट बना देते हैं ताकि हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। सो दे अप्लाई, वी कैन ऑल्सो अप्लाई अ माइल्ड एंटीसेप्टिक एट दिस एरिया, ओके। द नेक्स्ट वन इज फ्रैक्चर। कभी भी कोई गिर जाता है और तो उसकी बोन जो है वो टूट जाती है, तो सबसे पहला काम है कि उस इंसान को लेटा देना। सबसे पहले उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन में बिठा दो, ठीक है, लेटना चाहता है, बैठना चाहता है, जैसे भी कंफर्टेबल है। फिर उसके बाद उसके कपड़ों को लूज करो, उसके कपड़ों को रिमूव करो फ्रॉम द फ्रैक्चर्ड एरिया, और डू नॉट मूव द फ्रैक्चर्ड पार्ट, ठीक है। तो उसको, कपड़ों को तो हमने रिमूव कर दिया, लूज कर दिया, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर वो जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है ना उसको मूव नहीं करना है, रिमूव नहीं बट मूव नहीं करना है, हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर मान लो बाजू का है तो बाजू के केस में ना हम उसको एक सपोर्ट दे सकते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो वैसे ही हम उसको एक स्लिंग से सपोर्ट दे सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एड दैट वी कैन डू एंड देन वी हैव टू इमीडिएटली कंसल्ट द डॉक्टर। द नेक्स्ट वन इज द आई। तो होता है कई बार बाहर घूम रहे हैं, अचानक से, मतलब हवा चल रही है, अचानक से कोई चीज आती है, वो हमारी आंख में गिर जाती है, तो उस केस में हमारी आंख ऑटोमेटिकली उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, तो हमारी आंखों से पानी निकलता है और कई बार वो ऑटोमेटिकली फ्लश आउट हो जाता है। अगर ना भी हो तो भी सबसे पहली चीज है कि आपको अपनी आंखों को रब नहीं करना है, क्योंकि जब हम अपनी आईज को रब करते हैं तो वो हमारी आईज को डैमेज करता है। और दूसरा, वॉश जेंटली विद क्लीन वाटर। और हमें क्या करना है कि अगर कुछ गिरा है तो जेंटली हमें अपनी आईज को क्लीन करना है साफ पानी से। जब हम साफ पानी से क्लीन करेंगे तो वो जो पार्टिकल है जो हमारी आंखों में एंटर हो गया है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, ठीक है। और नहीं आता है, बहुत इरिटेशन होती है, तो डॉक्टर के
के पास जाना ज़रूरी है। द नेक्स्ट वन इज़ अनकॉन्शियसनेस। कई बार होता है कोई इंसान चलते चलते बैठे बैठे गिर जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उस केस में उस पर्सन को पहले तो कंफर्टेबली एक जगह पर, साफ जगह पर लेटा दो, उसके कपड़ों को लूज करो, उसके अराउंड एकदम ऐसे घेरा मत बनाओ, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठा मत हो जाओ, बट फ्रेश एयर आने दो। अगर वो किसी रूम में है तो डोर्स विंडोज ओपन कर दो, खूब सारी फ्रेश एयर आने दो, उस इंसान को ब्रीथ करने दो प्रॉपरली, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट एड फॉर अ पर्सन हु गॉट अनकॉन्शियस। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्वॉलोइंग पॉइजन। तो गलती से किसी ने भी किसी तरह से कोई ऐसी चीज खा ली है जो हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी इमीडिएटली क्या करना शुरू करेगी, रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी। तो हमें उस बंदे को, ताकि उसकी बॉडी से पॉइजन निकल जाए, एक पानी का ग्लास लो, ड्रिंकिंग वाटर लो, और उसमें खूब उसमें 1 चम्मच नमक डाल दो, ठीक है, मतलब अच्छे से नमक डाल दो और उसको मिक्स करके उस इंसान को पिलाओ। तो जब वो इंसान उस नमक वाले पानी को पिएगा तो उसकी बॉडी जो है वो वॉमिट आउट कर देगी उस पूरे के पूरे पॉइजन को, ठीक है। तो जब ये पॉइजन वॉमिट आउट हो जाएगा, जब इंड्यूस होगी वॉमिटिंग, तो पॉइजन बाहर निकल जाएगा और धीरे धीरे वो इंसान कंफर्टेबल पोजीशन में आने लग जाएगा, राइट। तो लेकिन जिन चीजों पर भी लिखा होता है ना कि डेंजरस, नॉट टू ईट, नॉट टू ड्रिंक, नॉट टू बी कंज्यूम्ड, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दोज थिंग्स। एंड इफ यू हैव स्मॉल किड्स एट योर होम, यू हैव टू कीप देम अवे फ्रॉम देयर रीच, क्योंकि उनको तो पता नहीं होता है क्या खाना है और क्या नहीं, तो उनको उस रीच से दूर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द नेक्स्ट वन इज द स्नेक बाइट। तो स्नेक बाइट, जो स्नेक है ना, कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं पर घूम रहे हो, किसी इंसान को स्नेक ने बाइट कर लिया, तो अब क्या होगा, अब सबसे पहला क्या करना है कि इस जगह से इस ब्लड को स्क्वीज आउट करना है, बाहर निकालना है, और टाइटली इसको, जहां पर मानो यहां पर काटा है तो इस ये वाला जो पोर्शन है ना लेग का, बीच में तो हाथ आ गया, बट ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने टाइटली, हम इसको टाई कर देंगे ताकि ये जो जहर है ना, अब यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए और ये जो पॉइजन है, वेनम है, स्नेक वेनम है, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम से हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ना जाए और वो इसी एरिया में रह जाए, और फटाफट इस इंसान को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्टिंग। तो होता है कई बार, मैं भी जब छोटी सी थी ना तो मुझे एक मधुमक्खी काट गई थी, सो दैट स्टिंग। तो ये जो स्टिंग, जब भी बी स्टिंग कर जाती है, सबसे पहले तो अगर आप देखोगे ना, इफ यू ट्राई टू फील इट लाइक दिस, आपको वो स्टिंग दिखेगा और उस स्टिंग को आप इजीली पुल आउट कर सकते हो। तो पहले तो उस स्टिंग को पुल आउट कर लो और फिर वहां से स्क्वीज आउट करके ब्लड को बाहर निकालने की कोशिश करो, so that the venom is also forced out of the body. Then use some alkali जैसे कि बेकिंग सोडा on the bite spot, क्योंकि ये जो venom होता है बी का, it is acidic, तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कुछ अल्कली या सॉल्ट का यूज करना पड़ेगा, बेस का यूज करना पड़ेगा। तो जब भी एक एसिड होता है तो उस एसिड का इफेक्ट को अगर हमें कम करना है तो हमें बेस या अल्कली का यूज करना पड़ेगा। अगर जो स्टिंग है उसमें बेस था तो हमें किसी माइल्ड एसिड का यूज करना पड़ेगा ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में वो जो इन्फेक्शन है वो कम हो जाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कमिंग अप इज फीवर, बुखार आना, ठीक है। बुखार जो है वो बेसिकली कोई डिजीज नहीं है, लेकिन वो किसी डिजीज का सिम्टम हो सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर गया है, अब हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट लड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में भी हमारी बॉडी में फीवर आ सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाई फीवर आता है तो आप क्या कर सकते हो, आप आइस पैक लगा सकते हो। आप एक आइस पैक तो आई वुड नॉट प्रेफर, बट आप एक पीस ऑफ क्लॉथ जिसे आप पानी में, नॉर्मल पानी में डिप करके आप उसके फोरहेड पे लगा सकते हो ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाए, ठीक है। सो इफ द फीवर प्रसिस्ट रहता है और कम नहीं होता है तो उस केस में हमें डॉक्टर के पास जाना है। सो सी वी स्पोक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक बर्न, मतलब कोई ऐसी चीज़ें जो हमारे आसपास नॉर्मली होती हैं, जैसे कोई जल गया, थोड़ा बहुत सुपरफिशियल बर्न हो गया, या किसी ने
गलती से कोई ऐसी चीज़ खा ली जो पॉइजन है, या फिर कोई गिर गया उसको फ्रैक्चर हो गया, स्नेक बाइट हो गया, किसी इंसेक्ट ने स्टिंग कर लिया, या फीवर आ रहा है. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट हैपन अराउंड अस. तो इनके लिए जो फर्स्ट एड है वो हमें पता होने चाहिए, सो दैट यू कैन इमीडिएटली हेल्प द पर्सन बिफोर रीचिंग द डॉक्टर. ठीक है. सो आई होप दिस मच इज क्लियर, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द हैबिट्स विच वी नीड टू अवॉइड इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी. ठीक है. Now the habits that we need to avoid. The first one is the harmful effects of कंज्यूमिंग टबेको. तो ये जो टबेको होता है ना, इसको च्यू करने से या फिर स्मोक करने से देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ कैंसर. ठीक है. तो यहाँ पर जब ये कैंसर का रिस्क तो है ही है, उसके साथ ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं, और इवन हमारा जो थ्रोट है उसमें कफ और इरिटेशन जो है वो एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो जाती है. सो कभी भी अगर आप किसी इंसान को स्मोक करते हुए या फिर टबेको च्यू करते हुए देखें, सो ऑलवेज टेल दैट पर्सन कि दिस इज नॉट एट ऑल हेल्दी. ठीक है. तो आपको ये उस इंसान को बताना है, अच्छे से समझाना है. एंड लेट मी टेल यू समथिंग. मान लो आपके घर में कोई ऐसा है जो स्मोक करता है, आप नहीं करते हो, लेकिन क्योंकि आप उसके इमीडिएट कांटेक्ट में आते हो, जब वो स्मोक कर रहा है आप वहां पर बैठे हो, तो उस केस में ना यू आर नॉट एन एक्टिव स्मोकर. जो इन सब चीजों को डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, दे आर द एक्टिव स्मोकर्स, राइट. बट द वंस लाइक वी, जो हम स्मोक नहीं करते हैं या टबैको च्यू नहीं करते हैं, स्पेशली हम स्मोकिंग की बात करेंगे यहाँ पर, सो वी आर द पैसिव स्मोकर्स. मतलब जितना डैमेज उनको हो रहा है हमें भी उतना ही होगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि उनकी हेल्थ तो वो खराब कर ही रहे हैं, साथ में इनडायरेक्टली वो हमारी हेल्थ पर भी सेम ही इफेक्ट दे रहे हैं. सो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल हु हैव दीज हैबिट्स. और ऐसे लोग अगर आपके घर में हैं तो उनको ये बात समझाना कि वो अपनी लाइफ के साथ साथ, अपनी हेल्थ के साथ साथ आपकी भी हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं. दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो अगर आप उनको वो समझाओगे तो वो जरूर समझ जाएंगे. द नेक्स्ट वन इज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल. तो एल्कोहल जो है ना वो एक स्लो पॉइजन की तरह एक्ट करता है. सबसे पहले ये आपकी मेंटल और फिजिकल प्रोसेसेस को अफेक्ट करता है. तो आपने देखा होगा कि अगर कोई इंसान है जिसने एल्कोहल कंज्यूम किया है, शराब पी रखी है, तो उस केस में ना वो that person is not actually in his senses, in his or her senses, right. तो उस केस में क्या होता है कि उसका मेंटली जो है वो भी अफेक्ट होता है, और फिजिकली भी वो आराम से खड़ा नहीं हो पा रहा है. वो क्या बोल रहा है उसको नहीं पता, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो चल नहीं पा रहा है. सो इट एक्चुअली अफेक्ट्स आवर मेंटल एंड फिजिकल बॉडी प्रोसेसेस, राइट. सो इट मे कॉज द डैमेज टू द नर्वस सिस्टम एंड द ब्लड वेसल्स. तो इससे हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम भी डैमेज होता है, हमारी ब्लड वेसल्स भी डैमेज होती हैं, और बहुत इंपॉर्टेंटली हमारा लीवर भी डैमेज होता है, और लीवर में बहुत सारा फैट स्टोर हो जाता है. ठीक है. तो अब ये हमारी जजमेंट को इम्पेयर करता है, जैसे हमने अभी बताया कि ना उसको ये समझ आ रहा है कि सीधे कैसे चलना है, ना वो खुद को संभाल पा रहा है. ठीक है. वो ठीक से बैठ नहीं पा रहा, ठीक से बोल नहीं पा रहा, ठीक से उठ नहीं पा रहा, और उसका जो सेल्फ कंट्रोल है वो टोटली लूज हो जाता है. वो क्या बोल रहा है उसको पता भी नहीं होता है. सो दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम. ठीक है. देन इट अफेक्ट्स द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी रिजल्टिंग इनटू एक्सीडेंट्स. बहुत सारे लोग, आपने बहुत होर्डिंग्स देखे होंगे जहां पर ये मेंशन किया होता है कि डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव. ठीक है. तो दिस इज बिकॉज कि जब कोई भी इंसान ड्रिंक करता है तो वो अपने सेंसेस में नहीं रहता, उसका अपना कंट्रोल नहीं होता उसके मसल्स के ऊपर, उसकी मेंटल स्टेट के ऊपर, उसकी फिजिकल स्टेट के ऊपर. तो उस केस में बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ड्रिंकिंग हैबिट्स. ठीक है. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड नॉट टू फॉलो दीज प्रैक्टिसेस. ठीक है. Chewing tobacco, smoking tobacco, or drinking alcohol, these are absolutely no for each and everyone. If you know somebody who does this, you should ask them to stop it.
there itself so that the life can be better. ठीक है, आपकी जो लाइफ है वो बेटर हो. अगर फैमिली में है so your life will improve once these things will stop. Now coming on to the effects of drugs. तो drugs जो है ना, drugs are basically, we use this term for medicines also, लेकिन medicine के केस में क्या होता है ना, we go to the doctor, doctor advises us the medicines, we take that medicine in the required amount. लेकिन जब हम without द परमिशन ऑफ अ डॉक्टर एक ऐसी कंडीशन में इनको लेते हैं कि हम बहुत परेशान हैं और हम इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, तो इनसेंसिबल हो जाते हैं मतलब कुछ चीज़ों के लिए, तो हम अपनी बॉडी में एक्सेस डोज इनकी कर देते हैं, एक्सेसिवली अपनी बॉडी को एक्सपोज कर देते हैं इन ड्रग्स से. सो दैट इज़ वेरी हार्मफुल. सो दिस इज़ एन इनसेंसिबल कंडीशन इन ह्यूमन बींग्स, और इसे नारकोटिक्स या फिर साइकोट्रोपिक ड्रग्स भी बुलाया जाता है. राइट नाउ इट कॉजेज सीरियस डैमेज टू आवर नर्वस सिस्टम, और ऐसे लोग जिनको हैबिट हो जाती है इन सब चीज़ों की, अब उनका जो नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी की वो थ्रू आउट द लाइफ इफेक्ट हो जाती है. उनको इस कंडीशन से उभर के आने के लिए बहुत टाइम लगता है कि विदाउट ड्रग्स दे विल सर्वाइव. सो दे डू नॉट थिंक दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. अगर उनको ये जो ड्रग्स हैं वो टाइमली ना मिले तो वो एकदम हेल्पलेस से और वायलेंट और बहुत सारी अलग अलग ऐसे नेचर्स या फिर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक शो करने लग जाते हैं जो कि सोसाइटी, फैमिली और उस इंसान के लिए, खुद उस इंसान के लिए बहुत हार्मफुल हैं. ठीक है, सो दीज आर सर्टेन हैबिट्स विच वी नीड टू अवॉइड. इवन दीज ऑल्सो कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेस एंड हार्ट प्रॉब्लम्स. तो अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो जो इन सब हैबिट्स में से किसी भी एक हैबिट को फॉलो करता है, सो प्लीज गो and tell that person that is not right. तो ड्रग्स में बहुत सारे आते हैं, मॉर्फिन, कोकेन, हेरोइन, ओपियम, so all of them they come under the drugs. So we need to abstain us from these habits. ठीक है, इन सब चीजों से हमें दूर रहना है. So this was all from the today's chapter. I hope you enjoyed the chapter. I hope you understood the basics, the first aid, the habits which we need to avoid so that we can live a better, a peaceful life, a healthy life. Right? So I will see you next time with the next chapter. Till then you all take care, and as you all know, learn how मतलब free है पर best है.